स्क्रीन पर टॉप सीक्रेट ब्लैक जैगुआर ऑर्डर नामक एक गोपनीय फाइल खुलती है। ये फाइल कॉप्स कमांडर कुकी गिम के लिए थी। ये जानकर कि ईस्टर्न आर्मी ब्लैक मैजिक रिसर्च को स्पॉन्सर कर रही थी, वो हैरान रह गया। उसे कमांडर की एक पुरानी मुस्कुराती हुई तस्वीर याद आती है जो उसे शक में डाल देती है। वो इतना नीचे गिरने वालों में से नहीं है। तो फिर असली अपराधी कौन है? ये सवाल उसके मन में घूम ही रहा था कि सीन एक ऊंची गगनचुंबी इमारत में बदल जाता है। कौन है वो? एक बड़े ट्रेडिशनल कमरे में तनाव का माहौल है। कॉप्स कमांडर ने गुस्से में एक रिपोर्ट अपने डिवीजन कमांडरों के सामने फेंकी। लेकिन अभी ईस्टर्न आर्मी एक पोटेंशियल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं है। वॉरियर किम के सीधे आरोप के बाद कमांडर ने अपने मातहतों कुजिनजू और कोह्युंगजू से पूछा कि क्या उन्हें इस बारे में पहले से पता था। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। या तुम में से ही कोई एक है। कॉप्स कमांडर की आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसकी शक की निगाहें हर एक कमांडर को घूर रही थीं। डिवीजन कमांडर की बेटी ने गुस्से में आरोपों से इनकार किया, जबकि उसका बड़ा भाई पहला डिवीजन कमांडर अपने फादर के सामने माफी मांगते हुए झुका। उसने कबूल किया कि ईस्टर्न आर्मी ने ब्लैक टाइगर स्वॉर्डमैनशिप के लिए अपने शरीर को बेहतर बनाने की कोशिश में मैजिक का इस्तेमाल किया था। क्या? इस खुलासे से उनके फादर हैरान रह गए। बेटे ने अपनी करनी को शर्मनाक और व्यर्थ बताया। कम से कम इस फैमिली में एक तो सही सोच वाला इंसान है। सबसे बड़े बेटे के तौर पर सारी गलती अपने ऊपर लेते हुए उसने अपने फादर से सजा की मांग की। फिर वो कॉप्स कमांडर की ओर मुड़ा, एक रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार, जिससे कमरे में तनाव और बढ़ गया। सबसे बड़े बेटे ने कॉप्स कमांडर से भीख मांगी कि वो उनकी लीजन से अवैधता और ब्लैक मैजिक की जड़ों को खत्म कर दें, जिससे बाकी डिवीजन कमांडर्स चौंक गए। एक पल की खामोशी के बाद कॉप्स कमांडर ने अपनी नजरें ट्रैक सूट पहने नौजवान सुपर ह्यूमन किम की तरफ घुमाई, जिसे उसने अब स्वॉर्ड मास्टर कहा। उसने पूरी ईस्टर्न आर्मी में एक हाईएस्ट लेवल इंस्पेक्शन करने का फैसला किया और उस कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज किम को बना दिया। क्या? मैं? मुझे किसी और के फैमिली मैटर में क्यों शामिल होना है? दूसरे कमांडरों ने तुरंत इसका विरोध किया। उन्हें लीजन के सम्मान की चिंता थी, लेकिन कॉप्स कमांडर ने उन्हें एक तीखी फटकार लगाकर चुप करा दिया। अगर तुम्हें सम्मान की इतनी ही परवाह थी तो ये सब होने से पहले तुम्हें बेहतर करना चाहिए था। एक गहरी सांस छोड़कर कमांडर ने किम को समझाया कि उसके इतने बच्चे होने के बावजूद इस काम के लिए कोई भरोसेमंद नहीं है। इसी के साथ उसने किम को इंस्पेक्टर जनरल का ऑनररी पद और मेजर जनरल का ऑनररी रैंक प्रदान किया। कॉर्प्स कमांडर के रिक्वेस्ट के जवाब में किम को एक नया ब्लड अलायंस बनाने का सुनहरा मौका दिखा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा डियर कस्टमर। कुछ दिनों बाद नए इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर किम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहली रिपोर्ट ने उसके शक को सही साबित किया। नोवॉन में एक अंडरग्राउंड मैजिक टावर अवैध रूप से मॉन्स्टर्स या बीस्ट्स हासिल कर रहा था। ईस्टर्न आर्मी की रिसर्च फंडिंग के लीक होने का कारण अब साफ हो रहा था। इसके तुरंत बाद गैंगनाम क्लब के बारे में भी जानकारी मिली, जो अवैध कंटामिनेंट्स का एक सीक्रेट एरिना चला रहे थे। जैसा सोचा था, पजल के सारे पीसेस अब जुड़ रहे हैं। गैंगनाम क्लब की सच्चाई और भी भयानक थी। वे अवैध रूप से पकड़े गए मॉन्स्टर्स का एक सीक्रेट अरीना चलाते थे, जहां इंसानों और मॉन्स्टर्स को मनोरंजन के लिए एक दूसरे से लड़वाया जाता था। एक कॉन्फ्रेंस रूम में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए किम ने सब कुछ उजागर कर दिया। वहां मौजूद लोग हैरान थे। तुम्हें इस सब के बारे में पता कैसे चला? किम ने बताया कि वॉरियर टाइप सुपर ह्यूमंस का ग्रोथ के लिए ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करना ही अपने आप में एक बड़ा सुराग था। गेम की स्टोरी लाइन की अपनी यादों के साथ उसे पहले से ही पता था कि अगला कदम क्या होगा। कई रातों तक उसने ईस्टर्न आर्मी के सभी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और बजट प्लान्स को खंगाला। अपने ओवर पावर ट्रेड्स, फैंटम आईज, इंट्यूशन और फोकस की मदद से वो कुछ ही सुरागों तक पहुंचने में कामयाब रहा। मुझे बजट से जुड़े सारे अवैध सबूत पहले ही मिल चुके हैं। देर रात ऑफिस में किम अपने व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा था, जहां उसकी इन्वेस्टिगेशन के सारे तार अब जुड़ चुके थे। सारे सुरागों को जोड़ने के बाद किम को बस उस मास्टरमाइंड का पता लगाना था जिसने इस पूरे ऑपरेशन का ऑर्डर दिया था। उसे एक फाइल मिली जिसका टाइटल था एरिना में रियल कॉम्बैट का लेवलिंग अप पर असर के बारे में रिसर्च। ये उसे सीधे उस रिसर्चर तक ले जा सकती थी जिसने इसे अप्रूव किया था। जैसे ही उसने फाइल खोली, अंदर से एक चमकता हुआ नीला क्यूब निकला और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया।
जब धुआं छटा तो उसमें से दो रहस्यमयी परछाइयां निकली जो चुपचाप खड़ी थीं। धुएं के बीच से उभरे दो रहस्यमयी लोग कॉर्प्स कमांडर के बच्चे थे। महिला ने अपने भाई को किम की मौत कंफर्म करने का आदेश दिया, इससे पहले कि उनके पिता बीच में आए। जैसे ही उसका भाई अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा, वो अचानक सदमे में रुक गया। क्या हुआ? तुम्हें सच में लगा कि मैं एक माना बॉम्ब से मर जाऊंगा? किम ने कहा कि उसे उनके आने का अंदाजा था और उन्हें ब्लैक जैगुआर ऑर्डर के सीक्रेट बेस के तबाह होने पर मिली घबराहट के लिए ताना मारा। उसने तुरंत 3rd डिवीजन कमांडर को एक साथ हमला करने और इस मामले को जल्दी खत्म करने का आदेश दिया, जिसके जवाब में वो दोनों आगे बढ़ गए। तुम्हें बस चुप रहना चाहिए था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आसमान के ऊपर भी आसमान होता है। किम ने उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए अपनी तलवार खींच ली और उसी आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। दोनों तलवारें जोर से टकराईं, जिससे लाल और नीली चिंगारियों की बौछार हो गई। ये व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड के दो मास्टर्स के बीच एक भयंकर मुकाबला था। दोनों एक दूसरे के सबसे कमजोर पॉइंट्स पर घातक वार कर रहे थे। खासकर कमांडर कुजिंजू के हमले बेहद शातिर और क्रूर थे, जो हर बार में जान लेने का इरादा रखते थे। उनकी लड़ाई की ताकत से जमीन कांपने लगी और धूल और मलबा हवा में बिखर गया। कमांडर के जोरदार हमले से निकली नीली ऊर्जा ने जमीन को फाड़ दिया, जिससे किम को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस मौके को देखते हुए कॉर्प्स कमांडर की बेटी ने अपने भाई को उसका पीछा करने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक विशियस टाइगर चार्ज का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी ऊर्जा से बना एक भयानक सफेद टाइगर किम की ओर झपटा। दो व्हाइट टाइगर्स? दो व्हाइट टाइगर्स के हमले को नाकाफी बताते हुए किम की तलवार एक खतरनाक लाल ऊर्जा से धधकने लगती है। एक ही झटके में वो अपनी तलवार घुमाता है, जिससे एक जबरदस्त लाल ऑरा की लहर निकलती है, जो सीधे उसके दुश्मनों की ओर बढ़ती है। इस अप्रत्याशित शक्ति को देखकर दोनों दुश्मन हैरान रह जाते हैं। कॉर्प्स कमांडर का बेटा इसे सिर्फ एक दिखावा मानकर खारिज कर देता है, ये चिल्लाते हुए कि किम सिर्फ लेवल 7 का है। लेकिन उसकी लाल ऊर्जा की लहर सब कुछ निकलते हुए उनकी आंखों के सामने फैल जाती है। सिर्फ लेवल 7? वो सही है, लेकिन उसके इक्विप्ड ट्रेड्स की लिस्ट, जिसमें स्वॉर्ड ऑफ नेफिलिम और थॉर कल्टीवेशन टेक्निक शामिल है, बताती है कि वो कोई आम लेवल 7 सुपर ह्यूमन नहीं है। लाल और काली ऊर्जा उसके चारों ओर घूमती है, जो उसके नाम की घोषणा करती है, वॉरियर किम। उसकी आंखें गुस्से से चमकती हैं और वो अपनी तलवार को पकड़े हुए एक तेज विनाशकारी गति में आगे बढ़ता है। सारे सबूत मिटाने की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक के बाद एक जोरदार धमाकों की आवाज गूंजती है, क्योंकि लाल एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। स्वॉर्ड एनर्जी फोर्स का सबसे प्योर क्रिस्टलाइजेशन है, एक ऐसे सुपर ह्यूमन की सोल जिसने अपनी सारी लिमिट्स तोड़ दी हों। वॉरियर किम की तलवार बूढ़े आदमी के डिफेंस से टकराती है, जिससे एक जबरदस्त शॉक पैदा होता है। आमतौर पर इस झटके से तलवार की रफ्तार कम हो जानी चाहिए, लेकिन मार्स स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किम अपने हमले को जारी रखता है। उसकी लाल एनर्जी बूढ़े आदमी की डार्क एनर्जी पर हावी हो रही है। बूढ़ा आदमी हमले को ब्लॉक करने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसका चेहरा दर्द से बिगड़ रहा है। एक सिस्टम विंडो में वॉरियर किम के इक्विप्ड ट्रेड्स दिखते हैं, मार्स स्वॉर्ड टेक्निक, ब्लैक टाइगर स्वॉर्ड्समैनशिप और मास्टर ऑफ स्वॉर्ड्स। उसकी टेक्निक हमले के एक्सप्लोजन और रिकॉइल को भी अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करती है। बूढ़े आदमी के गुस्से के जवाब में किम की हरकतें और भी सहज हो जाती हैं, जैसे कि वो फ्यूचर का अंदाजा लगा रहा हो। एक गॉड लाइक अटैक के साथ वो अपनी तलवार घुमाता है। मेरा स्ट्राइक इस बैटलफील्ड को चीर देगा। लाल एनर्जी का एक जबरदस्त स्लैश बूढ़े आदमी के शरीर को चीरता हुआ निकल जाता है और जमीन पर एक गहरी दरार छोड़ जाता है। गुस्से और खून से लथपथ कॉर्प्स कमांडर का बेटा वॉरियर किम पर जानलेवा इरादे से हमला करने की धमकी देता है। क्या तुमने अपनी वो इज्जत फेंक दी जिसे तुम इतना कीमती मानते थे? इस ताने से तिल मिलाकर वो ब्लैक मैजिक की पावर इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसके शरीर पर बैंगनी रंग के निशान उभर आते हैं और डार्क एनर्जी उसके चारों ओर फैल जाती है। किम उसके घावों को नोटिस करता है। ये एक मॉन्स्टर से लड़ाई के निशान हैं। अपराधी कौन है ये अब निश्चित है। बैंगनी ऑरा उसके पीछे एक विशालकाय टाइगर की आत्मा का रूप ले लेती है। ये है मेरी ब्लैक टाइगर स्वॉर्ड्समैनशिप। डिवीजन कमांडर की आंखों में हैरानी साफ झलक रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इतनी परफेक्ट ब्लैक टाइगर स्वॉर्ड्समैनशिप दिखा सकता है। लेकिन उसके सामने वॉरियर किम के पीछे से खून जैसी लाल ऑरा एक विशाल टाइगर का रूप ले लेती है, जो पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। किम की मुस्कान आत्मविश्वास से भरी है, मानो जवाब पहले से ही तय हो। क्योंकि मैं ब्लैक टाइगर सोर्ड का असली मास्टर हूँ। एक स्लैश डिवीजन कमांडर को लगती है उसकी जीत का संकेत। एक मॉडर्न सी टावर के टॉप फ्लोर पर कॉर्प्स कमांडर ने किम की तारीफ करते हुए कहा कि उसी की वजह से ईस्टर्न आर्मी में डिसिप्लिन वापस आया है। लेकिन किम को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सीधे उन लोगों के बारे में पूछा जिन्होंने गैर कानूनी काम किए थे। कमांडर ने दावा किया कि उसने खुद उन्हें सजा दी है और एक फ्लैशबैक में कुछ बुरी तरह से घायल लोग भी दिखाए। उन्हें मिलिट्री लॉ के हिसाब से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मुझ पर रात में हमला करने और सबूत मिटाने की कोशिश करने के लिए।
किम के सीधे जवाब पर कमांडर अचानक से भावुक हो गया। वो चाहता था कि किम जैसा उसका बेटा हो और अपनी नाकाम जिंदगी का रोना रोने लगा। और फिर उसने प्यार से अपना हाथ किम के कंधे पर रख दिया। ये एक पिता का प्यार था। किम ने कमांडर की बात काट दी और फिर शुरू हुई तारीफों की बौछार। उसके हिसाब से कमांडर एक लेजेंड है जिन्होंने साउथ कोरिया को 2 बड़े वॉर्स में बचाया। इस नाटकीय भाषण के बाद किम सम्मान में झुक गया जैसे किसी भगवान के सामने हो। कमांडर इस चापलूसी पर हंस पड़ा। मजाक में किम के बाल बिगाड़ते हुए पूछा कि क्या ये सब सिर्फ रिवॉर्ड के लिए है, जिस पर किम भी हंस दिया। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और सीधे खड़े रहो। किम ने तुरंत आज्ञा मानी। उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। वो शायद किसी बड़े इनाम का सपना देख रहा था। कमांडर ने बड़ी शान से ऐलान किया कि वो किम को अपना सब कुछ देने वाला है, अपनी ईस्टर्न आर्मी। और फिर एक पल में कमांडर की काली भयानक एनर्जी किम के शरीर में समाने लगी। किम की आंखों के सामने कमांडर की पूरी जिंदगी की झलकियां नाचने लगीं। उसे एहसास हुआ कि ये आर्केन सियोल का सबसे ताकतवर ट्रेट है, एक हीरो बनने की शक्ति। इतनी जबरदस्त और खतरनाक माना उसके जिस्म में इंजेक्ट की जा रही थी कि उसे लगा जैसे वो फट जाएगा। खास लगता है ट्रांसफर ठीक से हो गया। कॉर्प्स कमांडर? कमजोर पड़ चुका कमांडर खांसते हुए पूछता है कि किम उसके लिए इतना सब क्यों कर रहा है। उसे बताता है कि ये पावर उसे मिल तो गई है, पर वो इसे लेवल 8 पर पहुंचने के बाद ही इस्तेमाल कर पाएगा। किम पूरी ईमानदारी से उसका शुक्रिया अदा करता है। कमांडर हंसते हुए अपनी एक शर्त रखता है कि किम एक कॉन्स्टेलेशन बने, जिसे आजकल की दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ कहा जाता है। लेवल 9 तक पहुंचो। उसका कहना है कि बस इतना ही उसकी कुर्बानी को सही ठहराने के लिए काफी होगा। तभी किम को इस गिफ्ट की असली कीमत का एहसास होता है। कमांडर की मौत अब और भी करीब आ गई थी। उसके पास लेवल 9 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 साल था। सीन बदलता है। किम अपनी कार में कहीं जा रहा है, शायद इन्हीं सब बातों में खोया हुआ। तभी उसका फोन बज उठता है। वो चेयरपर्सन सियोंग को धन्यवाद देने ही वाला था कि उसे बीच में ही टोक दिया गया। तुमने क्या न्यूज देखा था, स्वॉर्ड मास्टर? किम के कुछ पूछने से पहले ही एक वर्चुअल स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चमकने लगी। ब्राजील में एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक, सैकड़ों लोग घायल हो चुके थे। शांति कभी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसका चेहरा हैरानी और गुस्से से तमतमा गया। उसे लगा था कि उसने ब्लैक जैगवार ऑर्डर को खत्म करके इस मुसीबत को जड़ से मिटा दिया है, लेकिन वो हैरान था। सियोल में प्लान फेल होने के बाद भी उन्होंने ब्राजील में इसे अंजाम दिया, पर कैसे? कॉप्स ड्रैगन तो मर चुका था। तभी उसकी कार की एआई ने जानकारी दी। सबूतों को ट्रैक करने पर मिली लोकेशन ज़ॉम्बी आउटब्रेक की जगह से मैच करती थी, और वो जगह थी साओ पाउलो। हाँ, मैं अभी वहां जाकर पता लगाता हूँ। उसके कार की बूस्टर चमक उठी। जाहिर है वो स्पीड अप करने वाला था। उसका डेस्टिनेशन साओ पाउलो। किम को यकीन था कि यही वो जगह है जहां ब्लैक जैगवार की खोई हुई दिव्यता है और जहां पोका नाम का कोई सेज गॉड भी रहता है। उनका इरादा था उस देवता की गद्दी चुराना, एक भूतों की सेना स्पेक्ट्रल आर्मी को फिर से जिंदा करके। और पलक झपकते ही सीन ब्राजील के शानदार साओ पाउलो टेम्पल पर शिफ्ट हो जाता है। किम अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार के साथ वहां पहले से ही मौजूद था। तो ब्लैक जैगवार ने लाशें इकट्ठा करने के लिए सियोल में ज़ॉम्बी फैलाए थे, और अगर मामा क्विला ऑर्डर ने जल्दी कुछ नहीं किया तो गॉड पोका की डिविनिटी छिन जाएगी। हमारा हीरो ये सब होने नहीं दे सकता। जाहिर है उसे सेंटिस के इरादों को जो रोकना है। और सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से रोशनी से भरे हॉल में। किम एक बुजुर्ग आदमी के सामने खड़ा है जो शायद कोई बड़ा प्रीस्ट है। आपसे मिलकर ऑनर हुआ, ग्रैंड पेट्रियार्क। ग्रीटिंग्स, आपसे मिलकर हमें भी ऑनर हुआ, स्वॉर्ड मास्टर। पैट्रियार्क ने बताया कि उन्होंने ग्रेट रिफ्ट में किम के विजिट के बारे में सुना था। किम ने हमेशा की तरह बिजी होने का बहाना बनाकर देर से मिलने के लिए माफी मांग ली, और बड़े दिल वाले पैट्रियार्क ने उसे माफ भी कर दिया। आखिर वो तो बस चांद के सेवक होने का अपना फर्ज निभा रहे हैं। किम ने बताया कि कैसे ग्रेट रिफ्ट के खतरे को रोकने के लिए मामा क्विला ऑर्डर सेज गॉड्स को भेजता है, ठीक वैसे ही जैसे गार्डियंस लीग एहन की भूल भुलैया की रक्षा करते हैं।
पैट्रियार्क ने पूछा कि किम जैसा बिजी इंसान यहाँ क्या कर रहा है। किम सीधे मुद्दे पर आ गया। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ अर्जेंट है। ये ब्लैक जैगवार ऑर्डर के बारे में है। नाम सुनते ही पैट्रियार्क की आंखें चौड़ी हो गईं। वो लोग लंबे समय से गॉड पोका के लिए खतरा बने हुए थे। किम ने हाल ही में फैले ज़ॉम्बी आउटब्रेक को उनकी साजिश से जोड़ा। वे इस पवित्र जगह पर स्पेक्टर किंग को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। माफ करना, ये क्या बकवास है? पैट्रियार्क के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए किम ने सबूत के तौर पर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आगे बढ़ाया। पैट्रियार्क ने झिझकते हुए उसे ले लिया। एक बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन वे इस जानकारी को अनदेखा नहीं कर सकते थे। किम ने उनसे एक बार फिर सोचने की गुजारिश की, मन ही मन उनकी दुविधा को समझते हुए। उनकी हिचकिचाहट जायज थी, क्योंकि उनके गॉड पोका अभी इतने मैच्योर नहीं थे कि आने वाले खतरे को भांप सकें। लेकिन पैट्रियार्क ने अपने देवता की शांति को एक अजनबी की चेतावनी से ऊपर रखा। माफ करना, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे हमारे गॉड को परेशानी हो। सुरक्षित घर जाओ। बातचीत खत्म हो चुकी थी। किम उस भव्य इमारत से बाहर निकल गया। मिशन की असफलता का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। बाहर उसका फ्रस्ट्रेशन उबल पड़ा। उसने हताशा में अपने बाल पकड़ लिए। ये तो गया काम से। शहर के ऊपर ढलते सूरज के साथ हवा में एक भारी आह गूंज उठी। चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया था और समय तेजी से निकल रहा था। मामा कोयला ऑर्डर की मदद के बिना किम स्पेक्टर किंग को ट्रैक करने की अपनी अगली चाल के बारे में सोचता हुआ सड़क पर चल रहा था। जब वो सोच में डूबा हुआ था, एक अचानक आई आवाज ने उसे चौंका दिया। एक लाल स्पोर्ट्स कार के पास एक रहस्यमयी औरत खड़ी थी। ये हमारी तीसरी मुलाकात है ना सेवियर? किम उसे तुरंत पहचान गया। वो ओल्ड फादर ऑर्डर की सेंटेंस थी, इन सभी घटनाओं के पीछे की मास्टरमाइंड, जो अब बेशर्मी से उसके सामने खड़ी थी। काफी बिजी लगती हो, सीधे ब्राजील तक आ गई। तनाव हवा में महसूस किया जा सकता था। किम ने चुपचाप उसकी ताकत का अंदाजा लगाया। सिस्टम ने एक कठोर सच्चाई दिखाई। सेंटेस लेवल 8 की थी, एक ऐसी दुश्मन जिसे वो सीधे मुकाबले में नहीं हरा सकता था। किम ने मन ही मन सोचा कि निचले लेवल्स पर वो एक लेवल ऊपर के सुपर ह्यूमन को हरा सकता था, पर लेवल 8 इंसानियत से परे था। उसे हराना नामुमकिन था। सेंटेस ने उसे सवालों के जवाब देने की पेशकश की, लेकिन किम ने उसे नजरअंदाज कर दिया, ये कहते हुए कि वो सब कुछ खुद ही पता लगा लेगा। जब किम गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तब सेंटेस उसे रोक देती है। रुक जाओ सेवियर। उसकी आंखें एक खतरनाक लाल चमक से भर गईं, जो उसकी असली ताकत का इशारा कर रही थीं। तुम दूसरी दुनिया से हो, है ना? सेंटेस ने खुलासा किया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि किम दूसरी दुनिया से होगा, क्योंकि उसने रिचुअल ये मानकर किया था कि वो उसी की दुनिया का है। किम हैरान रह गया। उसका दिमाग इस नई जानकारी को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में एक पागलपन भरी चमक थी जब वो खुशी से हंसने लगी। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ समन किया है सेवियर। उसने ऐलान किया। उसे इस बात पर गर्व था कि जो रिचुअल उसे वेल्ड लगा था, वो असल में एक शानदार कामयाबी थी। किम ने गुस्से में उसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। उसे देवताओं की चेतावनी याद आई। एक दूसरी दुनिया से आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया समनर की अपनी आत्मा को भारी नुकसान पहुंचाती है। उन्हें यकीन था कि जिसने भी उसे बुलाया है वो अब तक मर चुका होगा, लेकिन सेंटेस ने उसकी शंकाओं को एक सरल सवाल से तोड़ दिया। मैंने सैक्रिफाइस में क्या दिया? ये सुनकर किम चौंक गया। उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। क्या तुमने कीमत के तौर पर अपना खुद का फ्यूचर दे दिया? उसकी समझ को देखकर सेंटेस के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। एक भयानक लाल आभा में डूबी सेंटेस ने अपनी जीत का ऐलान किया। उसने सिर्फ अपना भविष्य ही नहीं, अपनी आत्मा तक को कुर्बान कर दिया था। हाँ, मैंने अपने फ्यूचर का हर एक हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया है। सब कुछ, मेरी सोल भी। किम के लिए ये सोचना भी नामुमकिन था। सेंटेस ने री-इनकार्नेशन का मौका भी गवा दिया था, जो कि एक तरह का पागलपन था। लेकिन सेंटेस का नजरिया साफ था। मरती हुई दुनिया में बार बार जन्म लेने का क्या मतलब? अनगिनत जन्मों में खिसकर कॉस्मिक कचरा बनने से तो बेहतर था कि वो अपनी मर्जी से एक ही पल में किसी मकसद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। तो सेवियर प्लीज अपना भटकना बंद करो और अपनी बॉडी और सोल को ओल्ड फादर को सैक्रिफाइस कर दो। किम ने सेंटेस के प्लान की वजह पूछी। उसे यकीन था कि ओल्ड फादर पूरी तरह से रिवाइव नहीं हो पाएगा। मुझे ये पहले से पता है। सेंटेस ने समझाया कि सिचुएशन के हिसाब से प्लान बदल जाते हैं और एक छोटी दुनिया के लिए एक छोटा गॉड ही काफी है। किम को अचानक एहसास हुआ कि वो सेज गॉड का जिक्र कर रही है। सेंटेस ने खुशी खुशी उसकी बात की पुष्टि की। उसने अपना विजन बताया। ओल्ड फादर एक इंसान के शरीर में इस दुनिया पर उतरेगा।
वो पीढ़ी दर पीढ़ी पुनर्जन्म लेकर दुनिया को उल्का पिंडों और राक्षसी भेड़ियों जैसी तयशुदा आपदाओं से बचाएगा। लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। अगर ओल्ड फादर दूसरे दुनिया वाले की किस्मत हासिल कर सका तो वो इस दुनिया पर कब्जा कर लेगा। तो कैसा लगा? क्या तुम मेरे साथ अपनी बॉडी और सोल को सैक्रिफाइस करना चाहोगे? एक चालाक मुस्कान के साथ सेंटेस ने उसे दुनिया बचाने के लिए फुसलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन किम ने उसका हाथ झटक दिया। आत्म बलिदान से दुनिया को बचाने का ख्याल उसे बेतुका लगा। उसने सोचा कि शुरुआत में इस दुनिया में उसका कोई दोस्त या परिवार नहीं था, लेकिन अब मेरे पास बहुत सारे करीबी इंसान हैं। उसकी आंखों के सामने एक चमकदार विजन आया जहां उसके दोस्त बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहे थे। किम ने समझाया कि वो अपने दोस्तों के लिए लड़ने को तैयार है, लेकिन सेंटेस के बेतुके सैक्रिफाइस के प्लान को मानने से उसने साफ इनकार कर दिया। भाड़ में जाओ, मैं किसी बेवकूफ की तरह आंख बंद करके खुद को कुर्बान नहीं करने वाला। सेंटेस ने निराशा जताई, ये सवाल करते हुए कि वो एक महान मकसद को छोड़कर सिर्फ अपनी भलाई के बारे में कैसे सोच सकता है। आपदाओं से तबाह होती दुनिया और एक ताकतवर बीइंग के कंट्रोल में इंसानों का खेत बनी दुनिया, दोनों ही एक जैसे नर्क थे। कितने अफसोस की बात है, काश तुम्हारे पास इस दुनिया की यादें होती उस दूसरी दुनिया वाले की यादों के बजाय। सेंटेस की रहस्यमयी बात सुनकर किम हैरान और पूरी तरह से कंफ्यूज रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी यादों का क्या मतलब है। सेंटेस ने विदा लेते हुए कहा कि वे फिर मिलेंगे। किम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ओल्ड फादर के आशीर्वाद की कामना करते हुए हवा के एक तेज बवंडर में गायब हो गई। थक तेरी की, फिर से बकवास करके गायब हो गए। सीन बदलता है और किम एक लाल स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा है। अचानक पास की एक बिल्डिंग से इमरजेंसी के सायरन और चिल्लाने की आवाजें गूंजती हैं। कवच पहने हुए सैनिक लॉर्ड पोका की रक्षा करने का नारा लगाते हुए एक बड़े हॉल की ओर भागते हैं। किम स्थिति को समझने के लिए एक सैनिक को रोकता है। क्या तुम एक सिटीजन हो? तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। किम को स्थिति का एहसास होता है। ज़ॉम्बी सोल्जर्स गांवों पर हमला कर रहे हैं और उनका लीडर स्पेक्टर किंग है। उसकी कैलकुलेशन के अनुसार इस पॉइंट पर स्पेक्टर किंग अभी लेवल 9 का नहीं है। एक ट्राई तो बनता है। इस मौके को देखते हुए वो बिना सोचे समझे युद्ध के मैदान में कूद जाता है। उसके सामने डार्क आर्मर पहने एक विशाल कंकाल वाला वॉरियर खड़ा है, जिसकी आंखों से बैंगनी रोशनी निकल रही है। क्या तुम वही ह्यूमन हो जिसके बारे में डार्क जैगुआर ने बात की थी? स्पेक्टर किंग ने घोषणा की कि किम के शरीर और आत्मा को कंज्यूम करके वो अपनी पूरी शक्ति वापस पा सकता है। स्पेक्टर किंग ने बदले में उसका सिर मांगा और अपनी चमकती हुई बैंगनी तलवार से हमला कर दिया। किम ने एयर रेड और जायंट स्ट्रेंथ स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए एक शक्तिशाली अटैक के साथ जवाबी हमला किया। ट्राई करो। स्पेक्टर किंग ने इसे आसानी से रोक दिया। उसने अपनी तलवार से बैंगनी एनर्जी की एक और विनाशकारी लहर छोड़ी। धूल और आग के बीच किम की स्ट्रेटेजी स्पेक्टर किंग की बेहिसाब ताकत के आगे फेल हो जाती है। वो समझ जाता है कि किंग एक ही समय में वॉरियर, मेज और सेज है, जिसकी पावर पूरी तरह से वापस ना आने पर भी कम से कम लेवल 7.5 की है। जमीन पर पड़े हुए किम को एहसास होता है कि उसकी ट्रिनिटी वाली मार्स बिल्ड भी किंग की फिजिकल एबिलिटी का मुकाबला नहीं कर सकती। उसे एक पल के लिए टाइगर ग्राम्स की पावर इस्तेमाल करने का ख्याल आता है, जो उसे कॉप्स कमांडर ने ऑफर की थी, लेकिन वो तुरंत उस विचार को खारिज कर देता है, क्योंकि अधूरी पावर का इस्तेमाल करना उसे खतरे में डाल सकता है। मैं बाय द बुक ही आगे बढ़ूंगा। अपनी मौजूदा डिवाइन ट्रेड्स के ऊपर किम ने गॉडेस गैया और काली से मिली हीलिंग हैंड्स और डिवाइन ऑरा को एक्टिवेट किया, और जब उसने हेलो ट्रेड को जोड़ा तो उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी तेज हो गई और उसके सिर पर एक चमकदार क्राउन बन गया। ये एक अनडेड के खिलाफ मेरा सबसे अच्छा अटैक है। मैं डिवाइन पावर से स्पेक्टर की पावर को डोमिनेट करूंगा। इन एबिलिटीज के कॉम्बिनेशन ने एक नई क्लास को जन्म दिया, नाइट ऑफ द होली क्राउन। पवित्र रोशनी की एक विशाल तलवार मटेरियलाइज हुई और स्पेक्टर पर पूरी ताकत से वार किया। नाइट ऑफ द होली क्राउन की डिवाइन स्वॉर्ड स्पेक्टर किंग के आर्मर से टकराती है, जिससे चारों ओर सुनहरे स्पार्क्स फैल जाते हैं। स्पेक्टर किंग इस हमले की ताकत को आश्चर्यजनक मानता है, लेकिन उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। मेरे सामने सब कुछ बेकार है। एक खतरनाक पर्पल ऑरा फैलते ही किम के चारों ओर सिस्टम मैसेज की बाढ़ आ जाती है। एक डीबफ एक्टिवेट हो गया है। उसके सारे डिवाइन ट्रेड्स, डिवाइन पावर, होली लाइट, रेडियंस, हीलिंग हैंड्स और डिवाइन ऑरा एक एक करके खत्म कर दिए जाते हैं। ये स्पेक्टर किंग का यूनिक ट्रेड डिफाइंग द हेवेंस है। योद्धा अपनी डिवाइन ट्रेड्स के नलिफिकेशन के बावजूद शांत है। उसका एनालिसिस एक टैक्टिकल एडवांटेज को इंडिकेट करता है। स्पेक्टर किंग द्वारा डिफाइन द हेवेंस का एक्टिवेशन कंफर्म करता है कि पिछला डिवाइन पावर अटैक काफी इफेक्टिव था। टारगेट का एनर्जी फॉर्म फिलहाल डिस्टेबलाइज हो रहा है। अच्छा, और अब वो ट्रेड जो फेज 1 को खत्म करेगा? उसके हाथ में एक जलती हुई थंडर हैमर मटेरियलाइज होती है। डिसेबल हो चुके डिवाइन ट्रेड्स को इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ता है। वो थंडर हैमर से सीधे स्पेक्टर किंग की छाती पर वार करता है, जिससे सुनहरी एनर्जी का एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तुम एक ओमनीपोटेंट है। स्पेक्टर किंग नीचे दिखता है, जहां पर्पल एनर्जी से जमीन टूट रही है। उसकी प्रतिक्रिया संतुष्टि का संकेत देती है। जैसा सोचा था, तुम मेरी दावत बनने के लायक हो।
योद्धा के चारों ओर डार्क एनर्जी का एक बवंडर उठता है जो फ्यूल के लिए पास के ज़ॉम्बीज़ को सोख लेता है। डार्क जैगुआर। ये ज़ॉम्बी आर्मी को सैक्रिफाइस करके किया गया एक एरिया ऑफ इफेक्ट स्पेल है। सब्जेक्ट के डिफेंसिव ट्रेट्स एक्टिवेट हो गए हैं। अटैक अत्यधिक पीड़ादायक है, लेकिन सब्जेक्ट का एनालिसिस इंडिकेट करता है कि स्पेक्टर किंग को हराने के लिए इसे झेलना एक टैक्टिकल अनिवार्यता है। सब्जेक्ट ने ज़ॉम्बीज़ की सेल्फ हीलिंग क्षमता का एनालिसिस किया है। उन्हें फौरन खत्म करना एक टैक्टिकल जरूरत है। उसकी आंखों में अटूट इरादा झलकता है क्योंकि वो अपने अगले कदम की घोषणा करता है। इसके साथ फेज 1 खत्म हुआ। मैं इसे डिफाइंग द हेवंस का कूलडाउन खत्म होने से पहले खत्म कर दूंगा। सब्जेक्ट ने रेज और फ्रेंजी ट्रेट्स को एक्टिवेट किया है जो उसने जान पर खेलकर हासिल किए थे। इसके साथ ही बरसर्कर बिल्ड के 3 स्टैक्स पूरे हो गए हैं। सब्जेक्ट की आंखें लाल हो गई हैं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है। वो पूरी ताकत से स्पेक्टर किंग पर हमला करता है। दोनों की तलवारों के टकराने की जोरदार आवाज गूंजती है। काफी इंटरेस्टिंग। देखते हैं तुम कितनी देर टिकते हो। जवाब में स्पेक्टर किंग अपनी पर्पल ऑरा को बढ़ाकर हीरो पर एक जोरदार पर्पल स्लैश करता है। हमारे हीरो उसे डॉज करता है। स्पेक्टर किंग अपनी क्राउड कंट्रोल स्किल स्पेक्टर्स ग्रास्प को एक्टिव करता है जो विरोधी को जबरदस्ती अपनी ओर खींचती है। योद्धा किम इस स्किल को पहचान लेता है और अपने मैना का इस्तेमाल करके उसके खिंचाव का मुकाबला करता है, जिससे वो अपनी जगह पर बना रहता है। अजीब बात है, तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? जवाब में योद्धा किम की लाल ऑरा और भी तेज हो जाती है और वो एक खतरनाक मुस्कान देता है। हाँ, जब मैं तुम्हें 100 से ज्यादा बार मार चुका हूँ तो ऐसा ही होता है। योद्धा किम अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। उसके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा और स्पार्क्स की बारिश हो रही है जो एक शक्तिशाली बर्स्ट अटैक की तैयारी का संकेत है। बस डैमेज का टाइम। गोल्डन एनर्जी पूरे बैटलफील्ड को तबाह कर देता है। उसके हैमर की अटैक से स्पेक्टर किंग पीछे धकेला जाता है। धूल छटने पर वॉरियर किम अकेला खड़ा है, लेकिन फ्रेंजी ट्रेट के आफ्टर इफेक्ट्स उसे जकड़ लेते हैं। सिस्टम मैना रैम्पेज की घोषणा करता है। था, मुझे बस थोड़ा और टिकना है। तभी स्पेक्टर किंग किम की शक्ति को अद्भुत कहता है। तुम्हारी इस पूरी तैयारी के बदले में मैं भी कुछ लॉस एक्सेप्ट करूंगा। डार्क पर्पल एनर्जी स्पेक्टर किंग के चारों ओर इकट्ठा होती है एक शक्तिशाली विस्फोट की तैयारी में। योद्धा किम ये देखकर समझ जाता है कि फाइनल फेज शुरू हो चुका है। स्पेक्टर किंग का एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक एक विशाल पर्पल एनर्जी का बवंडर उठता है जिसकी शक्ति किसी भी नॉर्मल इंसान को 0.1 सेकंड में पैरालाइज कर सकती है। लेकिन इस शक्तिशाली अटैक के बीच में किंग का वाइटल पॉइंट, उसका धड़कता हुआ दिल पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। फ्रेंजी के आफ्टर इफेक्ट्स और स्पेक्टर किंग के डी बफ्स का मिलाजुला असर वॉरियर किम को उसकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं तक धकेल रहा है। उसके इक्विप ट्रेट्स ही उसे अभी तक खड़ा रखे हुए हैं। उसे पता है कि ये लड़ाई जल्दी ही खत्म करनी होगी, वरना वो इस असहनीय पीड़ा के आगे घुटने टेक देगा। स्पेक्टर किंग एक बार फिर डिफाइंग द हेवंस का इस्तेमाल करता है। डार्क एनर्जी की एक जबरदस्त लहर छोड़ते हुए अटैक सीधा किम से टकराता है। उसे डर है कि इस हाल में उसके ट्रेट्स भी खत्म हो जाएंगे। असहनीय पीड़ा को सहते हुए वो अपने दांत इतनी जोर से भींचता है कि उसके मुंह से खून बहने लगता है। दर्द के बावजूद वॉरियर किम के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वो खून थूकता है और अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है। स्पेक्टर किंग वॉरियर की हिम्मत देखकर प्रभावित होता है। उसे अब तक का सबसे मजबूत हीरो मानता है, लेकिन वो ये भी तय कर लेता है कि उसका अंत यहीं होगा। अपने विशाल ब्लेड को ऊपर उठाते हुए स्पेक्टर किंग एक फाइनल जानलेवा हमला करने के लिए तैयार होता है। तेरा खेल खत्म, अब मर। तुमने अपना कार्ड नीचे कर दिया स्पेक्टर किंग। वॉरियर किम के चारों ओर एक सुनहरा आवरण चमकता है जो स्पेक्टर किंग के हमले को बेअसर कर देता है। द गोल्डन फ्लीस तुम्हारे पास कैसे आया? स्पेक्टर किंग इस आर्टिफैक्ट को पहचान लेता है, एक ऐसा आइटम जो अपने यूजर को अजेयता प्रदान करता है। एक सिस्टम विंडो किम के इक्विप ट्रेट्स को दिखाती है, मार्स सो टेक्निक, काल रात्रि और नाइट ऑफ द होली क्राउन। ये तुम्हारा अंत है। हमारे हीरो की अटैक के कारण स्पेक्टर किंग की तलवार हवा में उड़ जाती है। स्पेक्टर किंग तलवार को पकड़ने जाता है, पर हमारा किम पीछे से उड़ते हुए हमले करता है। हमला सीधे स्पेक्टर किंग से टकराता है जो दर्द से कराहता है। हार को स्वीकार करने से इनकार करते हुए स्पेक्टर किंग अपनी बची हुई पर्पल एनर्जी को एक आखिरी आत्मघाती हमले के लिए इकट्ठा करता है। मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। एक विनाशकारी पर्पल बीम वॉरियर किम के सीने को भेद देती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसका शरीर हमले से बचने के लिए बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? उसकी चेतना फीकी पड़ने लगती है। दुनिया, यूनिवर्स, सब कुछ एक अंतहीन अंधेरे में गायब हो रहा है। अंधकार के बीच जहां सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, एक रोशनी की किरण फूटती है। नहीं, अभी नहीं। और देखो, जैसे किसी कहानी में होता है, एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। नैरो नाम का एक नया ट्रेट एक्टिवेट हो गया था जो एक क्रिटिकल हमले को बेअसर करके एचपी को हील करता है। अगले ही पल उसकी आंखें खुलती हैं। वो एक हॉस्पिटल के बेड पर है और उसका पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ है। उसके सिर पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो बड़ी उत्सुकता से पूछ रहा था कि क्या वो जाग गया है। उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वो साओ पाउलो हॉस्पिटल में है जो मामा क्विला ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। ग्रैंड पेट्रियार्क ने राहत की एक नाटक की एहसास ली। मानो उन्हें डर था कि साओ पाउलो के तथाकथित सेवियर और नाइट अब कभी नहीं उठेंगे। हमारे हीरो ने बड़ी विनम्रता से सेवियर का टाइटल लेने से मना कर दिया, पर उसका अगला सवाल था अपने सामान के बारे में। हीलिंग वीलिंग तो ठीक है, पर असली माल कहाँ है? और जब उसे पता चला कि उसका सामान स्पेक्टर किंग के आइटम्स के साथ रखा है तो उसकी आंखों में
डॉलर के साइन चमकने लगे, एक हीरो की सच्ची पहचान। ओह, स्पेक्टर किंग के आइटम्स के साथ मजा आ गया। मैं उन सबको बेच दूंगा। इसके बाद ग्रैंड पेट्रियार्क ने अपनी पिछली गलती के लिए झुककर माफी मांगी। किम ने भी बड़े आराम से उसे माफ कर दिया और फिर आया इनाम का वक्त। ग्रैंड पेट्रियार्क ने शुक्रिया अदा करते हुए एक छोटा सा बॉक्स दिया। ओह, नेक्टर है। सच में कुछ खास नहीं है। मैंने उनके गॉड को बचाया था, पता है। 2 पोशंस, उनके भगवान को बचाने का इनाम। मुझे तो ये डील कुछ खास फायदेमंद नहीं लगी। अरे वाह, एक और तोहफा। ग्रैंड पैट्रियार्क ने एक चिप दी और दावा किया कि उन्हें ज़ॉम्बी आउटब्रेक का सोर्स मिल गया है। कहते हैं कि ये जानकारी उन्हें ब्लैक जैगुआर ऑर्डर की साओ पाउलो ब्रांच पर रेड करने के बाद मिली। किम हैरान तो हुआ, पर उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था। एक डार्क आर्मर्ड फिगर का विजन उसके दिमाग में कौंध गया। अगर उन्होंने ब्लैक जैगुआर ऑर्डर की मेन ब्रांच को हरा दिया है तो इस चिप में ओल्ड फादर के ऑर्डर का कोई सुराग जरूर होगा। और बस इसी ख्याल से हमारा हीरो इमोशनल हो गया, खुशी के आंसू। लो जी, सिस्टम ने भी कह दिया कि एपिसोड 2 खत्म। लगता है इस ड्रामे का अगला एक्ट शुरू होने वाला है। तो ग्रैंड पैट्रियार्क ने हमारे हीरो को ठीक होने के बाद ग्रेट टेंपल में आने का न्योता दिया। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी उससे मिलना चाहता है, और ये बड़ा आदमी निकला एक सुनहले बालों वाला लड़का जो खुद को ब्राजील का जीता जागता भगवान बताता है। मैं पोका हूँ, ब्राजील का लिविंग गॉड। किम ने भी अपना लेवल 7 सुपर ह्यूमन वाला इंट्रोडक्शन दिया। किम ने इस घटना पर अफसोस जताया, लेकिन पोका बस मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुरान में कुछ अजीब था, जैसे वो कोई राज छुपा रहा हो। हाँ, लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि मैं मौत से बच निकला। और फिर उसने खुलासा किया। एक गहरी अंधेरी बैकग्राउंड में उसने बताया कि उसकी किस्मत में मरना लिखा था। ब्लैक जैगुआर ऑर्डर उसे किडनैप करके टॉर्चर करने वाला था। हमारे हीरो को यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये बच्चा सच में भविष्य देख सकता है? सोचने वाली बात तो है। तो इस भगवान ने बड़ी शान से जवाब दिया कि उसे अपना भविष्य धुंधला धुंधला सा दिखता है। मेरी किस्मत बदल गई उसी पल जब तुमने स्पेक्टर किंग के दिल में अपनी तलवार घोंपी थी। और फिर शो शुरू होता है। लड़का हीरो के सामने झुकता है और सारे नाइट्स उसके सामने घुटनों पर झुक जाते हैं। तुम ईस्ट एशिया के स्वॉर्ड मास्टर हो। तुमने सिर्फ साओ पाउलो को ही नहीं बल्कि मुझे भी बचाया है। हमारा हीरो तो बस शॉक में खड़ा है। उसे क्या पता था कि वो अनजाने में किसी भगवान की जान बचा रहा है। हमारे हीरो को अचानक कुछ महसूस हुआ। गेम और इस दुनिया के बीच एक अजीब सा डिस्कनेक्शन। वो इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कह रहा था। तभी गोल्डन ऑरा में नहाया हुआ पोका बोलने लगा। उसकी बातों से लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हो। उसने बताया कि कभी-कभी दुनिया में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो भगवान की किस्मत भी बदल सकते हैं। उन्हें हेवन डिस्ट्रॉयर्स या हेवन डिफायर्स कहा जाता है। फिर उसने अपना सुनहरा हाथ किम की तरफ बढ़ाया, जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को आशीर्वाद दे रहा हो। एक स्पेशल बीइंग उनमें से भी। और ये सुनकर हमारे हीरो के तो होश ही उड़ गए। लगता है उसे अभी-अभी यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चला है। तो हमारा हीरो सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करता है और जवाब में पोका उसे अपनी पूरी मामा क्विला ऑर्डर की वफादारी का वादा करता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ऑर्डर के ऑनररी पैलेडिन और पैलेडिन कैप्टन बनो। वाह, बिना किसी जिम्मेदारी के इतनी पावर। लड़के की तो लॉटरी लग गई। जाहिर है उसने फौरन हाँ कर दी, चेहरे पर पूरी वफादारी का मुखौटा चढ़ाए हुए। लेकिन जैसे ही लगा कि सब कुछ मीठा मीठा चल रहा है, माहौल एकदम से बदल गया। हमारे हीरो का चेहरा सीरियस हो गया। उसे कुछ और ही चाहिए था। और ये रही असली बात। लड़का सोना या महल नहीं मांग रहा, उसे देवताओं का खून चाहिए, वो भी सिर्फ एक लेवल ऊपर जाने के लिए। इसकी भूख इसे कहाँ ले जाएगी? और देवता ने मुस्कुराते हुए खुशी खुशी हाँ कर दी। वाह, कितना आसान था। लेकिन इससे पहले कि खून खराबा होता, सीन अचानक एक एयरप्लेन हैंगर में बदल गया, जहां एक सुपरसोनिक जेट खड़ा था। हमारा हीरो तो जैसे पागल ही हो गया। उसे लगा ग्रैंड पेट्रियार्क ने एक और तोहफा तैयार किया है। वो मेरी तरफ से था, ये वाला ऑर्डर की तरफ से है, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। और ये सुनते ही उसकी आंखें और चमक उठी। मामा क्विला ऑर्डर तो सच में अमीर निकला। लड़का प्लेन से ऐसे चिपक गया मानो बरसों से बिछड़ा दोस्त मिल गया हो। वाह, इसका कलर तो देखो। कॉकपिट में बैठते ही लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये तो मेरा ड्रीम जेट है। उसने बिना सोचे समझे फुल स्पीड का बटन दबा दिया। सिस्टम ने भी एक बेकार सा सवाल पूछा, मैजिक एयर स्ट्रिप एक्टिवेट करें? अरे भाई, और क्या करने के लिए यहाँ बैठे हैं? और फिर क्या था, जेट एक पल में आसमान में गायब हो गया। स्पीडोमीटर की सुई तो जैसे पागल हो गई थी, मैक 4 की स्पीड को छू रही थी। उसकी पुरानी रेड कूपर इसके सामने खिलौना भी नहीं थी। कॉकपिट में बैठे बैठे वो अपनी अगली डेस्टिनेशन पर पलक झपकते ही पहुंचने की ख्वाब देख रहा था। To the North Pole.
जेट ने भी फौरन हुक माना और नॉर्थ पोल का सबसे तेज रास्ता ढूंढने लगा। वाह क्या टेक्नोलॉजी है। डेस्टिनेशन सेट होते ही लड़का अपने ही ख्यालों में खो गया। सबूत और साथी दोनों हाथ में थे, बस अब सैंटस के साथ फाइनल बैटल बाकी थी। और उसके लिए मुझे कुछ नॉन ह्यूमनॉइड अदरवर्ल्डली क्रीचर्स का शिकार करना होगा। बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से अपना नया खिलौना उड़ाते हुए उसे लगा जैसे वो दुनिया का राजा हो। एक मामूली सा बर्फीला तूफान उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, है ना? वो अपनी किस्मत पर इतरा रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि आगे सब कुछ बहुत आसान होने वाला है। कितना भोला है ये लड़का। लेवल 8 तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सी चीजें हासिल करनी है। और इसी सोच के साथ एपिसोड 2 की कहानी खत्म होती है। वही पुरानी कहानी जिसमें कुछ कंकालों से लड़ाई हुई। ईमानदारी से कहूं तो कुछ खास नहीं था, लेकिन एक आखिरी एपिसोड अभी बाकी है जो सेंटे से जुड़ा है। अरे हाँ, वही लाल आंखों वाली औरत। कहानी में असली मजा तो तब आएगा जब ओल्ड फादर्स ऑर्डर के खिलाफ जंग छिड़ेगी। एक ऐसी जंग जिसके लिए हमारा हीरो शायद तैयार भी नहीं है।